जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा हम कर रहे हैं अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की थर्ड यूनिट, ठीक है। तो उसके फर्स्ट चैप्टर की क्लास हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर ली। तो आज की वीडियो में हम करेंगे बेटा अपना सेकंड चैप्टर, ठीक है। नाम है शॉर्ट-रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, ठीक है। तो उसमें तो बेटा बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले उसमें आता है बेटा एडी एएस अप्रोच। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं शॉर्ट-रन का यहां पर मतलब क्या होता है। देखिए बेटा, आउटपुट बढ़ाने के हमारे पास दो सोर्स होते हैं। एक होता है कि आप लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दें और दूसरा है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज कर दें। तो यहां पर शॉर्ट-रन का मतलब है कि प्रोड्यूसर्स के पास इतना समय नहीं है so that he can make change in output due to change in technology, कि वो टेक्नोलॉजी में चेंज करके आपके आउटपुट में चेंज कर सके। उसके पास केवल एक ही ऑप्शन है बेटा, वो है एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट में चेंज करके वो आउटपुट को बढ़ा सकता है। टेक्नोलॉजी विल रिमेन कांस्टेंट, इसलिए हम कहते हैं शॉर्ट-रन, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला जो टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, नाम है एडीएएस अप्रोच, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एडीएएस अप्रोच एन इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम at the level of GDP where AD is equal to AS, where AD is equal to AS। तो इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि according to ADAS approach an economy will be in equilibrium where planned expenditure is equal to planned output, यानी जितना इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स आउटपुट प्लान कर रहे हैं, लोग उतना ही खर्च करने के लिए तैयार हैं। इसी को आप एक और टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हो, वो होता है कि आपका उस लेवल ऑफ जीडीपी पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी जहां पर एक्चुअल स्टॉक विल बी इक्वल टू डिजायर्ड स्टॉक। एक्चुअल स्टॉक और डिजायर्ड स्टॉक जहां पर एक दूसरे के इक्वल हो, ठीक है। तो देखिए हम यहां पर इसको एक पहले शेड्यूल देखते हैं। ये आपका इनकम है बेटा 0, 100, 200, 300, 400, 500, ये आपका सी है बेटा, ठीक है। ये आपका हो गया इन्वेस्टमेंट और ये आपका एडी, ठीक है। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, 150, 200, 250, 300, 350 और 400, राइट। तो यहां पर अगर आप देखें तो एट रुपीज 300 करोड़ इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज at this level of GDP or this level of output AD is equal to AS, means planned output is equal to planned expenditure, ठीक है। Before AD is equal to AS, अगर आप यहाँ पे देखिए बेटा, तो at every level of income before this your AD is greater than AS। देखिए AD कितना है 150, इनकम कितना है 0, ये कितना है 200, ये कितना है 100, ये 250 और ये 200। फिर आफ्टर equilibrium there will be a situation when AD is less than AS, ठीक है। यहां पर AS कितना, AD कितना बेटा 350, बट एग्रीगेट सप्लाई यानी इनकम कितना है 400, ठीक है। तो ये वो सिचुएशन है। तो डायग्रामेटिकली आप दिखाएंगे तो आपको डायग्राम इस तरीके से बनाना पड़ेगा बेटा। ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये आपका कंजम्पशन है और इन दोनों को मिला के बना AD दैट इज इक्वल टू C प्लस I, और दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ इनकम लेवल ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो ये हमारा कितना होगा बेटा, ये होगा हमारा 300 करोड़, 300 करोड़, ठीक है, जहां पे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में। और यहां पर अगर आप देखें तो सी और वाई दोनों इक्विलिब्रियम में बेटा, तो ये होगा बेटा 200 करोड़, ठीक है। बिफोर दिस योर एडी इज ग्रेटर देन एस, और यहां पे बेटा आफ्टर दिस एस इज ग्रेटर देन एडी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हमेशा यही बताना होता है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कहां पर होगी। तो आपको पहले डेफिनेशन देना है, फिर आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन देनी है और फिर उसको आपको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड शेड्यूल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ने बता देना है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कहां पर होगी। अब उसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, इसी में एक चीज और पूछी जाती है, इफ इकोनॉमी इन देयर इज अ सिचुएशन when aggregate demand is more than aggregate supply or aggregate demand is less than aggregate supply, तो how economy will be in equilibrium। तो बेटा वो क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, वो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नॉर्मली इक्विलिब्रियम के बाद एक
क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होता है। तो एक बार वो क्वेश्चन भी हम लोग करके देख लेते हैं कि भाई अगर AD इज ग्रेटर देन AS या AS इज ग्रेटर देन AD तो इकोनॉमी दोबारा इक्विलिब्रियम में कैसे आएगी। तो बेटा अब बात करते हैं अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में ना हो या फिर डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन में हो तो इकोनॉमी दोबारा से इक्विलिब्रियम में कैसे आएगी। अब यहाँ पर डिसइक्विलिब्रियम की दो सिचुएशन बनती है। देखिए इक्विलिब्रियम कब होता है जब AD इज इक्वल टू AS, बट जरूरी थोड़े ना है कि इकोनॉमी में हमेशा इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बनी रहे। तो यहाँ पर दो कंडीशन डिसइक्विलिब्रियम की होती है। पहली कंडीशन होती है बेटा इफ AD इज ग्रेटर देन AS, यानी इकोनॉमी में समग्र मांग जो है समग्र पूर्ति से ज्यादा है। इसी को आप ये कह सकते हो कि व्हेन डिजायर एक्सपेंडिचर इज मोर देन डिजायर आउटपुट, यानी जितना प्रोड्यूसर्स ने आउटपुट प्लान किया था लोग उससे ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो यहां पर क्या होगा बेटा, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बढ़ी हुई डिमांड का फायदा उठाने के लिए अपने डिजायर स्टॉक को भी मार्केट में सोल्ड आउट करना शुरू कर देंगे। और उस केस में बेटा जो प्रोड्यूसर का एक्चुअल स्टॉक है इट विल बी लेस देन डिजायर स्टॉक। जो एक्चुअल स्टॉक है वो डिजायर स्टॉक से कम हो जाता है। टू मेंटेन डिजायर स्टॉक नाउ प्रोड्यूसर हैव टू प्लान मोर आउटपुट इन फ्यूचर। डिजायर स्टॉक मेंटेन करने के लिए प्रोड्यूसर को ज्यादा आउटपुट फ्यूचर में प्लान करना पड़ेगा। और जब वो ज्यादा आउटपुट बढ़ाएंगे तो वो तब तक आउटपुट बढ़ाते रहते हैं बेटा, तब तक आउटपुट बढ़ाते रहते हैं जब तक इकोनॉमी दोबारा से इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ना आ जाए, यानी AD इज इक्वल टू AS की कंडीशन दोबारा से ना प्राप्त कर ले तब तक इकोनॉमी में लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ता रहता है। एंड दिस इज हाउ इकोनॉमी रीच अगेन एट द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये था केस फर्स्ट इफ AD इज ग्रेटर देन AS। अब बात करते हैं बेटा केस सेकंड की, इफ AD इज लेस देन AS। अब इस कंडीशन में क्या है बेटा, AS ज्यादा है, यानी प्रोड्यूसर जो आउटपुट प्लान कर रहे हैं वो ज्यादा है बट लोग खर्च कर रहे हैं कम, समग्र पूर्ति ज्यादा है और समग्र मांग कम है। तो इन दिस सिचुएशन प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज लेस देन प्लान्ड आउटपुट। प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज लेस देन प्लान्ड आउटपुट, यानी जितना प्रोड्यूसर्स ने सोचा था लोगों ने उतना खर्च नहीं किया उनकी गुड्स और सर्विसेज पे। तो उससे क्या होगा बेटा, प्रोड्यूसर हैव सम अनडिजायर्ड स्टॉक, प्रोड्यूसर्स के पास अनडिजायर्ड स्टॉक क्रिएट हो जाएगा। और ये वो कंडीशन होगी बेटा जिसमें जो एक्चुअल स्टॉक है उनके डिजायर स्टॉक से ज्यादा होगा क्योंकि डिमांड कम है। ठीक है, इस कंडीशन में वो क्या करेंगे, टू क्लियर अनडिजायर्ड स्टॉक को क्लियर करने के लिए दे विल प्लान लेस आउटपुट, क्योंकि पहले से ही बिना बिका माल उनके पास रखा है। और वो लेस आउटपुट तब तक करते रहेंगे बेटा जब तक आउटपुट यानी एग्रीगेट सप्लाई कम होकर दोबारा से AD के इक्वल ना हो जाए। दिस इज हाउ इकोनॉमी विल रीच अगेन इन इक्विलिब्रियम इन केस इफ AD इज लेस देन AS। ठीक है बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन। अब बात करेंगे हम लोग SI अप्रोच की। तो बेटा अब बात करते हैं अपनी सेकंड अप्रोच की जिसका नाम है सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। देखिए सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच यही इसकी कंडीशंस को बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहती है, ये कहती है कि अकॉर्डिंग टू SI अप्रोच एन इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम एट द लेवल ऑफ GDP और एट द लेवल ऑफ आउटपुट where saving is equal to investment और planned saving is equal to planned investment। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो मैंने एक शेड्यूल बना रखा है और यहां पे एक डायग्राम भी बना रखा है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, जो इक्विलिब्रियम लेवल है बेटा, चाहे आपका AD AS अप्रोच से निकालें या फिर SI अप्रोच से निकालें, वो तो सेम ही रहेगा। यानी जो लेवल ऑफ इनकम जहां पर इक्विलिब्रियम होती है इकोनॉमी वो सेम ही रहता है। तो पहले हमने ADS अप्रोच से देखा था 300 करोड़ पे था, तो यहां पर भी 300 करोड़ पर ही इक्विलिब्रियम आएगा। देखिए ये आपका इनकम है बेटा, ये आपका C है, ये आपका ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट है व्हिच रिमेन कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ इनकम। ये आपका बेटा सेविंग है। ठीक है, देखिए जीरो लेवल पे कंजम्पशन 100 है तो सेविंग -100, फिर यहाँ पे 100 150 है तो -50, 200 है तो 0, 300 250 है तो 50। ठीक है, 400 300 है तो ये 100 और 500 350 है तो ये 150। तो यहां पर आप देखिए ये आपकी सेविंग है। तो एट 300 करोड़, ठीक है, योर सेविंग इज इक्वल टू
इन्वेस्टमेंट। और यहीं पे अगर आप देखें तो जो हमारा एएस दैट इज योर इनकम इज इक्वल टू एडी। ठीक है, तो इसका मतलब चाहे एडी एएस अप्रोच हो चाहे एसआई अप्रोच हो, आपका लेवल ऑफ इनकम जिस पर इक्विलिब्रियम होगी वो सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 300 करोड़ पे अगर आप देखें तो आपका एएस एडी के इक्वल है और आपका एस और आई भी दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका एडी एएस अप्रोच और एसआई अप्रोच। अब डायग्रामेटिकली देखें तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम एसएस इज द सेविंग कर्व और आई इज द इन्वेस्टमेंट कर्व व्हिच इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन इक्विलिब्रियम पॉइंट ई। तो इक्विलिब्रियम कहां है? जहां पर आई और एस है। तो इसके अकॉर्डिंगली एट 300 करोड़ इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये लिख देना है। अब इसके बाद देखें तो बिफोर इक्विलिब्रियम अगर आप देखें तो यहां पर बेटा आई इज ग्रेटर देन एस, और अगर आफ्टर इक्विलिब्रियम देखें तो यहां पर आई इज लेस देन एस। तो ये डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। तो इसमें फिर क्वेश्चन वही बनता है कि अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में ना हो इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच से, तो दोबारा इक्विलिब्रियम में कैसे आएगी? तो वो क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये कंप्लीट करने के बाद आया आपको समझ में कि कैसे इसको लिखना है। ठीक है, तो अब करके देखते हैं बेटा, अगर इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम में है तो दोबारा से इक्विलिब्रियम में कैसे आएगी। तो बेटा आप बात करते हैं, अगर इकोनॉमी आईएस अप्रोच के अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम में ना हो तो फिर दोबारा से इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कैसे आएगी? मींस देयर इज अ सिचुएशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। और डिसइक्विलिब्रियम में जैसे आपको पता है दो केस बनते हैं। तो इसके यहां पे बनेगा बेटा इफ आई इज ग्रेटर देन एस। पहली कंडीशन हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट हमारी सेविंग से ज्यादा है। तो यहां पे देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सेविंग का ध्यान रखना है। यहां पर सेविंग कम है, तो सेविंग कम होने का मतलब होता है मोर एक्सपेंडिचर। तो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन पीपल विल स्पेंड मोर देन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस्ड। जितना प्रोड्यूसर ने आउटपुट किया है लोगों ने उससे ज्यादा खर्च किया। तो बढ़ी हुई डिमांड का फायदा उठाने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेंगे बेटा? अपने डिजायर स्टॉक को भी बेचना शुरू कर देंगे। एंड इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन देयर विल बी अ कंडीशन जहां पर आपका एक्चुअल स्टॉक विल बी लेस देन डिजायर स्टॉक। तो आपका जो एक्चुअल स्टॉक है वो आपके डिजायर स्टॉक से कम हो जाएगा। और डिजायर स्टॉक मेंटेन करने के लिए प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा बेटा? अपना लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा। और जब बेटा लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लेवल ऑफ इनकम भी बढ़ेगी, और लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगी तो बेटा लेवल ऑफ सेविंग भी बढ़ेगा। दिस कंडीशन विल कंटिन्यू टिल इकोनॉमी डज नॉट रीच अगेन एट इक्विलिब्रियम दैट इज आई इज इक्वल टू एस। यानी जब तक आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए तब तक प्रोड्यूसर जो है आउटपुट बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि इनकम और सेविंग के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, यानी इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी। और वो तब तक आउटपुट बढ़ाएंगे जब तक आपका इनकम बढ़कर आपकी सेविंग बढ़कर दोबारा से इन्वेस्टमेंट के इक्वल ना हो जाए, तो दोबारा से इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अब देखिए इसका जो दूसरा केस है वो है इफ आई इज लेस देन एस। आई इज लेस देन एस का मतलब क्या है कि लोगों की सेविंग ज्यादा है। ठीक है, सेविंग ज्यादा का मतलब होता है एक्सपेंडिचर कम है। मींस प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज लेस देन प्लान्ड आउटपुट। जितना प्रोड्यूसर्स ने आउटपुट प्लान किया था लोगों ने उससे कम खर्च किया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा? प्रोड्यूसर हैव सम अनडिजायर्ड स्टॉक। प्रोड्यूसर्स के पास कुछ बिना बिका माल बच जाएगा जो वो रखना नहीं चाहते थे, बट क्योंकि एक्सपेंडिचर कम है तो उनके पास अनडिजायर्ड स्टॉक क्रिएट हो जाएगा। और जब अनडिजायर्ड स्टॉक क्रिएट होगा तो बेटा टू क्लियर द अनडिजायर्ड स्टॉक इन फ्यूचर प्रोड्यूसर विल प्लान लेस आउटपुट, क्योंकि उनके पास पहले से ही बिना बिका माल रखा है। ठीक है, एंड व्हेन देयर विल बी लेस आउटपुट देयर विल बी लेस एम्प्लॉयमेंट। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम होगा बेटा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो लेवल ऑफ इनकम भी कम हो जाएगा, और लेवल ऑफ इनकम कम होगा तो लेवल ऑफ सेविंग भी कम हो जाएगी। और ये कंडीशन बेटा तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक दोबारा से सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए, यानी इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव ना कर ले। तो दिस इज हाउ इकोनॉमी विल रीच अगेन एट इक्विलिब्रियम इन केस इफ देयर इज अ डिसइक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू एसआई अप्रोच। ठीक है बेटा, बात करते हैं अपने एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की बेटा।
नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखिए हिंदी में बोलते हैं निवेश गुणक। तो निवेश गुणक का मतलब होता है कि आपके इकोनॉमी में निवेश में परिवर्तन करने से इनकम में कितने गुना परिवर्तन आता है, उसे हम कहते हैं निवेश गुणक। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं हाउ मैनी टाइम्स देयर विल बी चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बेटा कि जब इकोनॉमी में लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाता है तो उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में लेवल ऑफ इनकम में कई गुना चेंज आता है। तो निवेश गुणक उसी चेंज को मेजर करने का टूल्स है बेटा। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में कितने गुना चेंज आया है। ठीक है, तो देखिए यहां पर के मतलब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालने के फॉर्मूले हैं डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। डेल्टा वाई मतलब चेंज इन इनकम, डेल्टा आई मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी और इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। ठीक है, तो ये सब के निकालने के फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल्स में हम लोग इनको यूज करेंगे। ठीक, अब देखिए डायग्रामेटिकली अगर आपको समझना है तो सबसे पहले हमारी इकोनॉमी में एस इज द एग्रीगेट सप्लाई और एडी1 इज द एग्रीगेट डिमांड व्हिच इंटरसेक्ट ईच अदर एट इन इक्विलिब्रियम पॉइंट ई, जिसके अकॉर्डिंगली हमारा जो लेवल ऑफ इनकम है दैट इज जीडीपी 1। ठीक है, अगर मान लीजिए इकोनॉमी में हम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं डेल्टा आई के इक्वल, तो जैसे ही डेल्टा आई के इक्वल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा तो बेटा उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगा और एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू इट्स अपवर्ड और इट विल बिकम नाउ AD2, जो कि C प्लस I प्लस डेल्टा I इनसे मिलकर बना है। और इसका दूसरा मतलब ये है बेटा कि अब हमारा नया एग्रीगेट डिमांड कर्व हमारे एग्रीगेट सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करेगा एक नए इक्विलिब्रियम पॉइंट 1 E1 पर, हमारे नए इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 पर। और नए इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 के अनुसार हमारा जो लेवल ऑफ इनकम जीडीपी है वो बढ़कर जीडीपी 1 से कितना हो गया बेटा जीडीपी 2, कितना हो गया जीडीपी 2। तो यहां से क्या समझ में आया, देखिए इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ इतना बट इनकम में चेंज आया इतना, यानी जितना हम इन्वेस्टमेंट में चेंज करते हैं इनकम में उससे कई गुना चेंज आ जाता है और इसी को मेजर किया जाता है बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के थ्रू। ठीक है, तो ये सब था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में। अब बात करते हैं भाई ऐसा होता कैसे है, यानी वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, तो उसके लिए कुछ चीजें हम मानकर चलते हैं। मान लीजिए डेल्टा आई इज इक्वल टू 100, यानी जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ा रही है 100 करोड़ से और हमारा एमपीसी जो है वो है 0.5। मींस जितनी भी इनकम इकोनॉमी में बढ़ेगी लोग उस बढ़ी हुई इनकम का 50% आगे खर्च कर देंगे और बेसिक बात है 50% सेव करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट राउंड में क्या होगा, गवर्नमेंट विल इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बाय 100 करोड़। तो गवर्नमेंट जैसे ही 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी इकोनॉमी में, तो 100 करोड़ बढ़ाने का मतलब क्या है बेटा, स्कूल बनेंगे, रोड्स बनेंगे, फ्लाईओवर बनेंगे, तो वो सारे लोग जो इन प्रोजेक्ट से जुड़े होंगे उन लोगों की इनकम 100 करोड़ बढ़ जाएगी। ठीक है, कोई जो है सीमेंट के रूप में पैसा मिलेगा, किसी को लेबर के रूप में मिलेगा, तो ओवरऑल अल्टीमेटली क्या होगा, इकोनॉमी में 100 करोड़ की इनकम का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, और एज सून एज लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज बाय 100 करोड़ तो एमपीसी कितना है 0.5। तो इसका मतलब है कि इस बढ़ी हुई इनकम का यानी 100 करोड़ का 50% लोग खर्च करेंगे और 50% सेव कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये जो 50 करोड़ खर्च किया लोगों ने, ये उन लोगों का खर्चा है, बट जिनकी गुड्स और सर्विसेज पे उन्होंने खर्च किया होगा ये उन लोगों की इनकम है, यानी ये 50 करोड़ सेकंड राउंड में दूसरे लोगों की इनकम बन जाएगा, दूसरे लोगों की इनकम बन जाएगा। और जैसे ही उन लोगों की इनकम 50 करोड़ से बढ़ेगी बेटा, क्योंकि एमपीसी 0.5 है यानी बढ़ी हुई इनकम पे लोग 50% खर्च करेंगे, तो 25 करोड़ लोग खर्च कर देंगे और 25 करोड़ उसमें से अपने पास बचा के रख लेंगे। ठीक है, तो फिर वही बात कि इसमें से ये जो 25 करोड़ खर्च किया गया है, ठीक है, ये इन लोगों का खर्चा है बट दूसरे लोगों की इनकम है। इसका मतलब यही 25 करोड़ तीसरे राउंड में लोगों की इनकम बन जाएगा। ठीक है, और ये प्रोसेस चलती जाएगी कब तक, जब तक ये 50% जो हम खर्च कर रहे हैं बड़ी हुई इनकम का,
ये घटकर जीरो ना हो जाए। जब तक सरप्लस इनकम हमारे पास बची रहेगी तब तक हम लोग एडिशनल खर्च करते रहेंगे। जब तक ये जीरो ना हो जाए ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी और अल्टीमेटली इससे क्या होगा बेटा, इकोनॉमी में 200 करोड़ का लेवल ऑफ इनकम बढ़ जाएगा, जिसमें से 100 करोड़ लोग आगे खर्च करेंगे और 100 करोड़ लोग जो हैं बचा देंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए हुआ क्या, इन्वेस्टमेंट में चेंज था 100 करोड़ का, बट लेवल ऑफ इनकम कितना चेंज हुआ, 200 करोड़ का। यानी जितना आपने इन्वेस्ट किया उसका 2 टाइम्स आपका लेवल ऑफ इनकम बढ़ गया। इस 2 टाइम्स को ही कहते हैं बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। समझ में आया? दिस इज हाउ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वर्क्स। ठीक है बेटा, तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बेटा बात करते हैं हम एक और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाम है रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड के एंड रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस एंड के। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है बेटा, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड के एंड देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन एमपीएस एंड के। देखिए समझिए, लेवल ऑफ इनकम कितना बढ़ेगा ये इसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग अपनी इनकम का कितना हिस्सा आगे खर्च करते हैं। जितना ज्यादा आगे हिस्सा खर्च किया जाएगा उतनी ज्यादा वो लोगों की इनकम होगी और उतना ज्यादा लेवल ऑफ इनकम बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमेशा एमपीसी के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है और एमपीएस के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको रिलेशन चेक करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, k = 1/1 माइनस एमपीसी और दैट इज इक्वल टू 1/एमपीएस। ठीक है, मान लीजिए सबसे कम एमपीसी क्या हो सकती है? सबसे कम एमपीसी वैसे तो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होती, बट फिर भी सबसे कम क्या हो सकती है बेटा? वो हो सकती है 0। ठीक है, वो हो सकती है 0, मतलब लोगों ने अपनी बढ़ी हुई इनकम का कुछ भी हिस्सा खर्च नहीं किया। तो अगर एमपीसी 0 है तो बेटा के की वैल्यू होगी 1। आप यहाँ पे रख के देख भी सकते हैं 1/1 माइनस एमपीसी। यहाँ पर आप 0 रखेंगे एमपीसी की जगह तो आंसर आ जाएगा 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद मान लीजिए एमपीसी आपका 0.25 है, यानी बढ़ी हुई इनकम का लोग 25% खर्च करते हैं, तो आपके के की वैल्यू आएगी बेटा 1.33। अब इसके बाद मान लीजिए आपका जो एमपीसी है वो 0.50 यानी 50% है, 0.5 है, यानी लोग बढ़ी हुई इनकम का 50% आगे खर्च कर देते हैं, तो आपका के की वैल्यू आएगी बेटा 2। अब इसके बाद अगर आपका एमपीसी है 0.75, एमपीसी है 0.75, ठीक है, यानी बढ़ी हुई इनकम का लोग आगे 75% खर्च करते हैं, तो आपके के की वैल्यू आएगी 4। और मान लीजिए आपका जो एमपीसी है वो है 1। एमपीसी 1 होने का मतलब क्या है कि जितनी इनकम आगे बढ़ी लोगों ने सारा का सारा वो खर्च कर दिया, यानी बढ़ी हुई इनकम का उन्होंने कुछ भी सेव नहीं किया। तो आपका आंसर जो आएगा बेटा वो आएगा इंफिनिटी, वो आएगा इंफिनिटी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1/1 माइनस 1 करोगे तो 1/0 आएगा। ये चीज ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे मैथ के उनको ये भी नहीं पता होता बेटा कि किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड किया जाएगा तो आंसर इंफिनिटी होता है, तो आंसर आएगा बेटा इंफिनिटी। ठीक है, तो यहां पर आप देखें ये एमपीसी और के का रिलेशन है, जैसे जैसे लेवल ऑफ एमपीसी बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे के की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, इसीलिए लिखा गया है देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड के। ठीक है, अब देखिए यहां पर बात करें एमपीएस की, तो एमपीसी आपका 0 है तो इसका दूसरा मतलब है आपका एमपीएस 1 है। ठीक है, अगर आपका एमपीसी 0.25 है तो ये होगा बेटा 0.75। ठीक है, यहां पर ये होगा बेटा 0.5 और ये होगा 0.25 और ये होगा बेटा यहां पर 0। तो यहां पे एमपीएस के साथ अगर आप रिलेशन देखें के का, तो यहां पर कैसा रिलेशन है बेटा एमपीएस का? एमपीएस के साथ यहां पे नेगेटिव रिलेशन है, एमपीएस के साथ यहां पर नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, जैसे जैसे एमपीएस की वैल्यू कम होती जा रही है वैसे वैसे के की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसी रिलेशन में से 3 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, मैं आपको उन्हीं एमसीक्यूज के साथ छोड़े जा रहा हूं। आज की क्लास में
आपको उन एमसीक्यूज का आंसर देना है बेटा कमेंट करके, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ के, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ के, और एट मिनिमम वैल्यू ऑफ के व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एमपीसी और एमपीएस, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ये, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ के, और जब के की मिनिमम वैल्यू है तो उस वक्त आपका एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू क्या होगी, आपको कमेंट करके बताना है। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा जो बहुत बार पूछा जाता है वो ये है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के व्हेन एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस, के की वैल्यू क्या होगी जब एमपीसी और एमपीएस दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। उसके बाद बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड की। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा उसमें आपको बताना है व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी के की, और जब मैक्सिमम वैल्यू के की है तो उस टाइम पर आपका एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये तीन क्वेश्चंस हैं, जिनको इनके आंसर समझ में आ गए हो वो अपना कमेंट करके जरूर आंसर बताएं बेटा, ठीक है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, आपके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स रह गए बेटा। तो न्यूमेरिकल्स के लिए या तो हम लाइव स्ट्रीमिंग में न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे, या फिर अगर आप कहेंगे तो एक वीडियो और हम लोग बना देंगे, ठीक है बेटा। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।